हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है OECD, ऑप्शन डी है ILO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा OECD। किस संस्था ने 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा OECD ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोअर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। लोअर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी राजस्थान। किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विल्नियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है लिथुआनिया, ऑप्शन डी है फिलीपींस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथुआनिया। विल्नियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लिथुआनिया। चलो आपको अब बताना है नाटो में मेंबर कंट्री कितने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम और मंत्रियों की बैठक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप एंड द लेबर एंड मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में शुरू होगी? आपके पास ऑप्शन है इंदौर भी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है हम्पी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो हम्पी में अभी क्या हुआ था? कल्चर वर्किंग मीटिंग ग्रुप हुई थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। चौथा G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम और मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू होगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंदौर में 19 से 21 जुलाई तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने भारत में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है सेबी ने, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सिडबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। और नीति आयोग ने भी कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? EPI 2022 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। किस संस्था ने भारत में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TCRM मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया? आपके पास ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। वर्चुअल तरीके से किया था मोदी जी ने। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर प्रस्ताव के लिए कॉल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है USA अमेरिका, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए अमेरिका। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर प्रस्तावों के लिए कॉल लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भेल ने, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है BDL, ऑप्शन डी है IOC। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC। किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की नवीनतम स्टील रोड तकनीक किस देश ने विकसित की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो वर्ल्ड का लेटेस्ट स्टील रोड टेक्नोलॉजी है किसने डेवलप किया है? इंडिया ने। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है आपको, पीआईबी से मैंने लिया है, भारत का जो नेटवर्क है नेशनल हाईवे का कितना है? 1.4 लाख किलोमीटर, जो कि सेकंड पोजीशन पे आते हैं। पहले पोजीशन पे कौन है? यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है उदयपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 18 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 जुलाई, ऑप्शन डी है 20 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 16 जुलाई को। वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NRF विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। NRF का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी है एजुकेशन शिक्षा से, ऑप्शन डी है लघु उद्योग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शिक्षा से। NRF का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एजुकेशन शिक्षा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संदर्भ में संख्या 5Q13105084 का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसरो की आगामी गगनयान परियोजना में भारत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर दूर कक्षा में लॉन्च करेगा? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 3। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसरो की आगामी गगनयान परियोजना में भारत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर दूर कक्षा में लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने बैंकॉक में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें किस एथलेटिक खेल में पदक मिला? तो सही आंसर यहाँ पे होगा स्टीपल चेज। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टीपल चेज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है 25वां जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? बैंकॉक में, बैंकॉक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यूएई गए थे, तो आपको बताना है इसके साथ ही उन्होंने कितनी बार यूएई की आधिकारिक यात्रा की है? तो ये 5वीं बार था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सिंपली यहाँ से पूछ रहा है आपसे सबसे पहले तो जो विंबलडन हुआ इस बार 2023 में, तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। और कौन से देश के थे? स्पेनिश खिलाड़ी थे, स्पेन के थे। तो इससे पहले 2 और स्पेनिश खिलाड़ी ने विंबलडन का खिताब जीता हुआ है। तो एक तो है राफेल नडाल, आपको दूसरे का नाम बताना है, और तीसरे कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा मैनुअल सेंटाना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। और विंबलडन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो चेक रिपब्लिक की है मार्केटा वोंद्रोसोवा। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF बोलते हैं के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आपदा नहीं माना जाता है? तो जो बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड बर्स्ट, तो आपका होता है आपदा के अंतर्गत आता है। कीट का आक्रमण भी होता है, फ्रॉस्ट, ये भी आपका है SDRF के अंतर्गत आपदा माना गया है। लेकिन जो लाइटनिंग होती है ना, इसे आपदा नहीं माना गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिजली चमकना, लाइटनिंग। यह SDRF के अनुसार आपदा नहीं माना जाता है। तो किस किस को आपदा माना जाता है? जैसे आपका चक्रवात हो गया, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, क्लाउड बर्स्टिंग, कीटों का हमला, पाला और शीतलहर को SDRF के तहत आपदा माना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिजली चमकना। जो लाइटनिंग होती है ना, इसे आपदा नहीं माना जाता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या प्योर स्टैटिक भी होता है, या प्योर करंट अफेयर भी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्या है? नेहरू लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के संबंध में आवागमन और पारगमन, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन में सुरक्षा की स्वतंत्रता होगी। तो पहला सही है। जो नेहरू लियाकत समझौता था, इसमें क्या था? पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के संबंध में आवागमन और पारगमन में सुरक्षा की स्वतंत्रता होगी। तो पहला सही है। दूसरा क्या है? इसे लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत है, इसे दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के इलाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। तो तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है। सेकंड गलत क्यों है? इसे दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं, या दिल्ली पैक्ट के नाम से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1-2। बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 103वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? इसे उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक भर्ती में पिछड़े वर्गों, SC और ST के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक आरक्षण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है? इसने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया। दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? EWS आरक्षण कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। ये गलत है। गलत क्यों है? द EWS रिजर्वेशन वॉज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन हेडेड बाई मेजर जनरल SR सिन्हो। कस्तूरी रंगन कमेटी वहाँ पे गलत है, इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, वो आपका गलत है। ठीक है। पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, मतलब 2 सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1-2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए एक तंत्र सही है। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। यह वैधानिक निकाय है, गलत है। ये आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है? इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में। तो संवैधानिक निकाय है, तो आपका यहाँ पे सी जो है ना सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डी क्या है? यह राज्यों के बीच विवादों की जांच करता है और सलाह देता है, सही है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 263 में है। इसके अलावा 1988 में सरकारिया आयोग ने यह सुझाव दिया कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए, और 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। और इसमें मेंबर कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मेंबर होते हैं इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे असेंबली हो, जैसे दिल्ली हुआ, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अदर यूटी।
इसके अलावा 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, और दूसरी तरफ कहाँ पे है, तो जो निगाली सागर शिलालेख है ये अफगानिस्तान गलत है। पहला गलत क्यों है, अफगानिस्तान में नहीं है, नेपाल में है। उत्तर मेरूर शिलालेख आंध्र प्रदेश गलत है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है। मास्के शिलालेख कर्नाटक में, हाँ तो ये सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही है, तो ओनली 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बाकी नीचे मैंने डिटेल लगाया हुआ है। निगाली सागर शिलालेख नेपाल में है, उत्तर मेरू तमिलनाडु में है, और मास्की कहाँ पे, कर्नाटक में है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, मंत्री प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे, तो क्या सही है, ठीक गलत है। राष्ट्रपति, आप यहाँ देख सकते हैं, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसलिए आपका दूसरा गलत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हो के ना होगी, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तीसरा क्या है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सही है। तो पहला और तीसरा सही है। चौथे पे आते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 10% से अधिक नहीं होगी, ये गलत है। 15% से अधिक नहीं होगी, तो 14 भी आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।